गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से श्री बालाजी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज का थॉट ऑफ द डे है, कल तो चला गया है, आने वाला कल अभी आया नहीं है। कल तो चला गया है, आने वाला कल अभी आया नहीं है, हमारे पास केवल आज है और आओ शुरुआत करें। तो इसका मतलब ये है कि आज से हमेशा जो कल चला गया है उसकी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, हमेशा अभी आज से शुरुआत करनी चाहिए। हमारे पास केवल आज है और आओ शुरुआत करें। तो आज का टॉपिक है पोलियो मेलाइटिस, यानी पोलियो क्या होता है। पोलियो क्या होता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। पोलियो एक कम्युनिकेबल डिजीज है। कम्युनिकेबल डिजीज वो डिजीज होती है जो एक दूसरे में फैल सकती है। कम्युनिकेबल डिजीज किसे कहते हैं, जो एक दूसरे में फैल सकती है। एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो बीमारियां फैलती है वो कम्युनिकेबल डिजीज कहलाती है। तो इसे पोलियो इज ए डिजीज कोज बाय वायरस, ऐसी डिजीज है जो वायरस से होती है। ये कुछ डिजीज जैसे बैक्टीरिया से होती है, वायरस से होती है, और कुछ फंगल इन्फेक्शन के कारण हो सकती है, कुछ प्रोटोजोआ के कारण हो सकती है, फंगस के कारण हो सकती है। तो ये वायरस से होने वाली डिजीज है। पोलियो एक वायरस से होने वाली डिजीज है। इट वायरस इज आरएनए वायरस। इट इज वायरस, जो ये वायरस होता है वो कौन सा वायरस है, आरएनए वायरस है। इट एंटर द ह्यूमन बॉडी थ्रू एलिमेंट्री कैनाल। ये बॉडी के अंदर कैसे एंटर करता है, एलिमेंट्री कैनाल है उसके द्वारा ये बॉडी में एंटर करता है। जो खाने वाली एलिमेंट्री कैनाल होती है उसके द्वारा बॉडी के अंदर एंटर करता है। उसके बाद में दिस यूजुअली डज नॉट कॉज सीरियस प्रॉब्लम। अगर एलिमेंट्री कैनाल के द्वारा बॉडी में एंटर करता है तो वो इतनी सीरियस प्रॉब्लम कॉज नहीं करता है। बट ऑन अफेक्टेड द नर्वस सिस्टम, अगर इसने नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर दिया, तंत्रिका तंत्र को अफेक्ट कर दिया, तो क्या हो सकता है, पेशेंट को क्या हो सकता है, पैरालिसिस हो सकता है। पेशेंट को पैरालिसिस कर सकता है। तो अगर बट ऑन अफेक्टिंग द नर्वस सिस्टम इट कॉज पैरालिसिस इन द बॉडी, और बॉडी के अंदर क्या कर देता है, पैरालिसिस कर देता है। ठीक है। तो पोलियोमाइलाइटिस क्या है, एक वायरल डिजीज है जो क्या है, आरएनए वायरस होता है जो बॉडी में एलिमेंट्री कैनाल के द्वारा बॉडी में एंटर कर सकता है। लेकिन अगर वो नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है तो वो क्या कर सकता है, पैरालिसिस कर सकता है। उसके बाद में इसका एजेंट क्या है, इसका कारक क्या है, इसका कारक क्या है, एजेंट क्या है। तो इट इज एन आरएनए वायरस ऑफ द एंट्रोवायरस ग्रुप। ये आरएनए वायरस है, अभी मैंने बताया था, और किस ग्रुप का है, एंट्रोवायरस ग्रुप का आरएनए वायरस है। देयर विच इज ऑफ 3 टाइप। इसके 3 टाइप होते हैं। 3 टाइप के जो है पोलियो होते हैं। तो इसमें टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड और टाइप थर्ड, 3 टाइप के हैं। टाइप फर्स्ट, टाइप सेकेंड, टाइप थर्ड आर मोर कॉमनली फाउंड इन टाइप फर्स्ट। जो टाइप फर्स्ट वाला जो है मोर कॉमन है, वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। विच प्ले इट इज पार्ट इन द मेन स्प्रेड ऑफ द डिजीज, विच प्लेस इट्स पार्ट ऑफ द मेन स्प्रेड इन डिजीज। और ये जो टाइप फर्स्ट है वो सबसे ज्यादा स्प्रेड यानी सबसे ज्यादा फैलता है। ठीक है। अब है सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है, इसका किसके द्वारा ये एक दूसरे में फैल सकता है। तो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन के अंदर क्या हो सकता है, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या है, एक दूसरे में किसके द्वारा फैलता है। तो फेरिंग सिक्रीशन ऑफ इन्फेक्टेड चाइल्ड। इन्फेक्टेड चाइल्ड, जो बच्चा पोलियो से इन्फेक्टेड हो चुका है, उसके जो फेरिंग्स के सिक्रीशन है, यानी वो खांसता सीखता है ना, अगर वो खांसता सीखता है उसके सिक्रीशन है उसके द्वारा ये फैल सकता है। और दूसरा है स्टूल ऑफ इन्फेक्टेड चाइल्ड। इन्फेक्टेड चाइल्ड के स्टूल के द्वारा भी फैल सकता है। तो ये तो हो गया कि ये कैसे फैल सकता है, डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन के अंदर देखें तो ये एक तो डायरेक्ट फैल सकता है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा, और एक फिकोरल के रूट के द्वारा। तो ड्रॉपलेट यानी जब खांसते हैं छींकते हैं तो उसके द्वारा क्या निकलते हैं, ड्रॉप्स निकलते हैं। तो वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा एक दूसरे में फैल सकते हैं। फैल सकते हैं। उसके बाद में जो बच्चा है उसने खुले में स्टूल कर दिया, खुले में स्टूल पास कर दिया, तो वहाँ पे क्या होगा, खुले में स्टूल पास करने पे वहाँ पे क्या मक्खियाँ वगैरह जो है वो
उस वायरस को लेके अगर किसी खाने वाले प्रोडक्ट वगैरह पे बैठ जाती है तो वो उसके द्वारा भी फैला सकते हैं। इट इज़ फाउंड इन थ्रोट सिक्रीशन इन एन इन्फेक्टेड चाइल्ड फॉर फर्स्ट फ्यू डेज। और जो यह वायरस है वो थ्रोट सिक्रीशन के अंदर इन्फेक्टेड चाइल्ड में पाया जाता है कम से कम शुरू के 4 से 5 दिन। इफ़ ए नॉर्मल चाइल्ड कम टू कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड चाइल्ड, और उसके कांटेक्ट में आता है नॉर्मल बच्चा जो हेल्दी बच्चा है, अगर वो इन्फेक्टेड बच्चे के कांटेक्ट में आता है तो वो क्या कर सकता है, वो बीमारी को फैला सकता है। कांटेक्ट विद द इन्फेक्टेड चाइल्ड इन इनिशियल स्टेज देन ही कैन अफेक्ट द इन्फेक्टेड। अगर नॉर्मल बच्चा जो है हेल्दी बच्चा है वो अगर इन्फेक्टेड बच्चे के कांटेक्ट में आता है, उसके साथ खेलता है, तो अगर उस कांटेक्ट में आने की वजह से वो भी अफेक्ट हो सकता है। तो इसके अंदर ये हो गए सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन में मेनली है फेरिंग्स के सिक्रीशन और इन्फेक्टेड पेशेंट की स्टूल्स, ये एक दूसरे में बीमारी फैला सकती है। अब है मोड ऑफ ट्रांसमिशन, ये कैसे फैलता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन के अंदर दो है, एक तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन पहला, दूसरा है सेकंड फीको ओरल रूट। तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन में आता है कफिंग के द्वारा, है ना, कफिंग स्नीजिंग के द्वारा, इनके द्वारा ये फैल सकता है उसके द्वारा। और मुझे दूसरा है फीको ओरल रूट में स्टूल के द्वारा, स्टूल के द्वारा क्या कर सकता है, दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है। वॉमिटिंग कर दिया, ये स्टूल कर दिया, तो वहाँ पे जो मक्खियाँ बैठती है और वो मक्खियाँ उस वायरस को क्या खाने वाले प्रोडक्ट के ऊपर बैठ जाती है, तो वो प्रोडक्ट अगर कोई हेल्दी पर्सन खाता है तो उसके अंदर हो सकते हैं। तो ये एक रीज़न हो गया। उसके बाद में इंट्यूबेशन पीरियड, इंट्यूबेशन पीरियड कितना होता है उसका, 7 से 15, कितना होता है, 7 से 15 दिन होता है। इंट्यूबेशन पीरियड किसे कहते हैं, जब कोई वायरस बॉडी के अंदर इंटर करता है, जब कोई वायरस बॉडी के अंदर इंटर करता है तो उसके जो फर्स्ट सिम्टम नजर आते हैं, फर्स्ट साइन और सिम्टम्स नजर आते हैं, फर्स्ट साइन एंड सिम्टम नजर आते हैं, तो उनके जो बीच का पीरियड होता है वो क्या कहलाता है, इंट्यूबेशन पीरियड कहलाता है। उद्भवन काल हिंदी में बोलते हैं इसको, और ये इंट्यूबेशन पीरियड कहलाता है। तो ये इसका जो इंट्यूबेशन पीरियड है वो कितना होता है, 7 से 15 दिन होता है। कितना होता है, 7 से लेके 15 दिन का होता है। उसके बाद में सिम्टम ऑफ द डिजीज, सिम्टम ऑफ द डिजीज क्या क्लिनिकल सिम्टम्स है, क्लिनिकल फीचर्स क्या है, इसके सिम्टम्स क्या है। तो इसके सिम्टम्स तो इसके अंदर सिम्टम्स क्या क्या नजर आएंगे। तो पोलियो के अंदर सिम्टम जो है, सबसे पहले ये क्या है, आरएनए। देखो ये आरएनए वायरस है, ये कैप्सुलेटेड होता है। पोलियो वायरस ये ऐसे आरएनए वायरस होता है जो अगर ये आरएनए वायरस अगर नर्व सिस्टम को अफेक्ट करता है, ये नर्व सिस्टम है तो ये अफेक्ट करता है, तो इसकी वजह से पैरालिसिस वगैरह हो सकता है। तो ये नर्व को अफेक्ट करता है, स्पाइनल कॉर्ड में प्रॉब्लम हो सकती है, ये कुछ सिम्टम्स आते हैं। उसके बाद में साइन सिम्टम में और नॉन पैरालाइटिक सिम्टम में क्या आते हैं, फीवर हो सकता है, फीवर, और सोर थ्रोट हो सकता है, सोर थ्रोट हो सकता है, हेडेक हो सकता है, वर्टिगो हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है। ये कुछ सिम्टम देखने को मिलते हैं। अगर पैरालाइटिक सिम्टम है तो लॉस ऑफ सेंसेशन हो जाएगा, पैरालिसिस देखने को मिलेगा। तो इनके बारे में हम डिटेल में यहाँ डिस्कशन करेंगे नीचे। तो सबसे पहला है एसिम्प्टोमेटिक केस। ये एसिम्प्टोमेटिक केस क्या होता है, तो मेनली ओनली सिम्टम एसिम्प्टोमेटिक केस ऑफ पोलियो आर सीन इन दिस ड्यू टू इनिशिएट इम्यूनिटी ऑफ द चिल्ड्रन, पोलियो डज नॉट अफेक्ट देम। इसके अंदर क्या होता है, एसिम्प्टोमेटिक के अंदर क्या रहता है, मेनली ओनली एसिम्प्टोमेटिक केस के अंदर ही है पोलियो आर सीन। पोलियो सीन तो होता है लेकिन इन दिस ड्यू द इनेट इम्यूनिटी जो होती है उसके कारण क्या होते हैं, वो पोलियो उस बच्चे को इनेट इम्यूनिटी पहले से मिली हुई रहती है, उसके कारण उसके अंदर कोई सिम्टम नहीं आते हैं और वो पोलियो अपने आप ठीक भी हो जाता है, उसको कोई कुछ अफेक्ट नहीं करता, वो अपने आप ठीक हो जाता है इनेट इम्यूनिटी के कारण। उसके बाद में है एब्रेटिव केस, सम सिम्टम ऑफ द डिजीज आर सीन इन दिस।
इस केस में क्या हो सकता है, कुछ सिम्टम नजर आते हैं। तो उसमें कुछ सिम्टम कौन से नजर आ सकते हैं, हेडेक, सर दर्द, फीवर, बुखार, सोर थ्रोट, वोमिटिंग, ये कुछ सिम्टम आएंगे, नोजिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, डायरिया, ये कुछ सिम्टम नजर आएंगे। लॉस ऑफ एपेटाइट मतलब भूख कम लगना, ठीक है, डायरिया, दस्त, ये कुछ सिम्टम नजर आएंगे। एब्रोटिक केस के अंदर कुछ सिम्टम नजर आते हैं। उसके बाद में नॉन पैरालिटिक केस, ये हो गया, एक होता है पैरालिटिक केस, एक होता है नॉन पैरालिटिक केस। इसके अंदर क्या होते हैं, नॉन पैरालिटिक केस के अंदर इट हैज ऑल सिम्टम ऑफ द डिजीज, यानी इसके सारे डिजीज के जो सिम्टम है वो इसके अंदर नजर आएंगे। ओनली पैरालिटिक नर्वस सिस्टम रिलेटेड एब्नॉर्मलिटीज नॉट सीन, जो पैरालिसिस वाले सिम्टम थे वो इसके अंदर नजर नहीं आएंगे। पैरालिसिस वाले कुछ भी सिम्टम इसके अंदर नजर नहीं आएंगे। तो सिम्टम लाइक फीवर, हेडेक, स्टिफनेस ऑफ नेक, है ना, फीवर होगा पेशेंट को, हेडेक होगा, स्टिफनेस ऑफ नेक होगा, सोर थ्रोट होगा, वॉमिटिंग होगी, और डायरिया हो सकता है, स्टिफनेस हो सकता है, पेन इन लेग, लेग में पैरों में दर्द होना, बैक और पेन दोनों हो सकता है, लेग में हो सकता है और बैक में पेन हो सकता है। आर सीन विच सबसाइड इन 8 to 10 डेज, और ये क्या होते हैं 8 से 10 दिन में सबसाइड हो जाते हैं। दे गेट क्योर ऑटोमेटिकली और ऑन सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, और अगर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया उसको, अगर पेशेंट को सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं तो वो अपने आप ठीक हो जाता है 8 से 10 दिन के अंदर। ये कुछ सिम्टम नजर आते हैं नॉन पैरालिटिक केस के अंदर। अब है पैरालिटिक केस के अंदर, पैरालिसिस केस के अंदर कौन कौन से सिम्टम नजर आएंगे। तो पैरालिटिक केस के अंदर क्या रहेगा, इट इन्वॉल्व एलिमेंट्री कैनाल, लिम्फ नोड और लिम्फ वाल और नर्वस सिस्टम। इसके अंदर क्या रहेंगे, एलिमेंट्री कैनाल इन्वॉल्व हो जाएगी, लिम्फ नोड इन्वॉल्व होंगे, लिम्फ और नर्वस सिस्टम। तो नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगा तो क्या होगा, फीवर, वोमिटिंग, डायरिया, हेडेक, ये कुछ सिम्टम तो आएंगे। उसके साथ में स्टिफनेस नेक और बैक और पैरालिसिस। सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या होगा, पेशेंट को पैरालिसिस हो जाएगा। तो इसके अंदर पैरालिटिक केस के अंदर क्या हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा पेशेंट को। तो ये मोस्ट कॉमन सिम्टम देखने को मिलते हैं। उसके बाद में प्रिवेंशन में क्या करोगे, इसे बचाने के लिए क्या करोगे। प्रिवेंशन में इसके 2 टाइप की वैक्सीन होती है। 2 टाइप ऑफ वैक्सीन आर गिवन इन सॉल्व पोलियो वैक्सीन। एक तो साल पोलियो वैक्सीन देते हैं, एक ओरल पोलियो वैक्सीन, ठीक है। एक तो साल पोलियो वैक्सीन और एक होते हैं ओरल पोलियो वैक्सीन। ये तो दी जाती है, IM दी जाती है, और ये ओरल दी जाती है ना, ओरल पोलियो वैक्सीन ओरल दी जाती है, 2 ड्रॉप्स करके दी जाती है। उसके बाद में 2 ड्रॉप ऑफ OPV गिवन इन 0, 6, 10, 14, यानी जो OPV की वैक्सीन है, ओरल पोलियो वैक्सीन है, वो 0 मंथ में दी जाती है। उसके बाद में 6 वीक पे दी जाती है, 6 वीक, 10 वीक और 14 वीक यहाँ पे दी जाती है। एंड बूस्टर डोज गिवन इन 15 to 14 मंथ, और जो बूस्टर डोज है वो कब दी जाती है, 15 से 24 मंथ में दी जाती है। इसके बाद में ट्रीटमेंट, देयर इज नो स्पेसिफिक ट्रीटमेंट फॉर इट, इसके लिए कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, ये ओनली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। सिम्टम के अकॉर्डिंग इसमें ट्रीटमेंट दिया जाता है। जैसे इसमें पैरालिटिक सिम्टम्स, अगर एंटीपायरेटिक ड्रग्स दी जाती है। एंटीपायरेटिक ड्रग्स के अंदर कौन सी आती है, एंटीपायरेटिक जो फीवर को कम करती है। ऐसी ड्रग्स जो फीवर को कम करती है वो एंटीपायरेटिक ड्रग कहलाती है। कौन सी होती है, एग्जाम्पल पैरासीटामोल्स, है ना, आइबुप्रोफेन वगैरह दे सकते हैं। उसके बाद में एनाल्जेसिक ड्रग्स, एनाल्जेसिक ड्रग्स जो पेन को कम करती है ना, दर्द को कम करती है। इसके अंदर कौन सी हो सकती है, एग्जाम्पल डाइक्लो हो सकती है और आइबुप्रोफेन हो सकती है, असाइक्लोफिनेक हो सकती है, बहुत सारी ड्रग्स आती है ना। उसके बाद में पेशेंट को आप हॉट एप्लीकेशन दे सकते हो, गिव टू रिमूव स्टिफनेस ऑफ द मसल्स। हॉट एप्लीकेशन क्या है, मसल्स को रिलैक्स करता है, तो स्टिफनेस और मसल्स को रिलैक्स करने के लिए आप हॉट एप्लीकेशन दे सकते हो। उसके बाद में द मेन पॉइंट ऑफ नर्सिंग केयर, नर्सिंग केयर क्या करनी चाहिए इसके अंदर, नर्सिंग केयर क्या क्या करनी चाहिए, तो वो ध्यान में रखना। नर्सिंग केयर क्या करनी चाहिए, क्रश वॉकर शुड बी प्रोवाइड टू द पेशेंट फॉर ए सपोर्ट ऑफ द वीक मसल्स ऑफ अफेक्टेड पार्ट। अगर उसको क्रश देना चाहिए, है ना, वॉकर वगैरह देनी चाहिए। अगर पेशेंट को क्या हो गया है,
पैरालिसिस जैसा हो गया, वीक हो गई है, उसके एक साइड की वीकनेस है अगर पेशेंट को, तो क्या क्रश वगैरह वोकर वगैरह देना चाहिए। सच एज मच एज पॉसिबल मोर अटेंशन शुड बी गिवन बाय कन्वर्जिंग, उसको ज़्यादा अटेंशन देनी चाहिए एनर्जी ऑफ द पेशेंट्स, उसको पेशेंट को क्या है उसको ज़्यादा से ज़्यादा अटेंशन देनी चाहिए। उसके बाद में द इम्पोर्टेंस ऑफ असेसिंग डिवाइस शुड बी एक्सप्लेन टू द पेशेंट सो दैट मेक मैक्सिमम यूज, और जो क्या है डिवाइस है, जो इंस्ट्रूमेंट है, उसका यूज के बारे में उसको ज़्यादा से ज़्यादा बताना चाहिए, जो इसके कारण वो क्या उसको इम्पोर्टेंस समझ सके। रिमूव फैटिक और पेरिस्टोमाइन ड्रग्स टू बी गिवन टू पेशेंट, और ऐसी ड्रग्स नहीं देनी चाहिए फैटिक्स और पेरिस्टोमाइन, वो ड्रग्स शुड बी गिवन टू द पेशेंट। बैलेंस डाइट शुड बी प्रोवाइड ऑफ द पेशेंट, उसको संतुलित आहार देना चाहिए, उसकी वजह से वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद में एनासाइड्स, एनासाइड क्या होते हैं, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है ना, एनासाइड्स होती है नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, तो इसके अंदर भी वही आती है डाइक्लो वगैरह है ना, डाइक्लो, एसाइक्लो, निम्बुसलाइड और आइबोप्रोफेन, ये सारी आती है, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स होती है। टॉपिकल ड्रग्स शुड बी अप्लाई फॉर ड्यू टू मस्कुलर पेन, अगर मस्कुलर पेन ज़्यादा हो रहा है तो डाइक्लो के वगैरह टॉपिकल क्रीम और लगा सकते हैं। डाइक्लो जेल वगैरह आते हैं है ना, वो वोलेनी जेल आते हैं, वोरोन के जेल आते हैं, तो वो जेल लगा के भी पेन को कम किया जा सकता है। उसके बाद में इमोशनल सपोर्ट शुड बी प्रोवाइड टू द पेशेंट एंड फैमिली मेम्बर, फैमिली मेम्बर और पेशेंट को क्या इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए, जिसके कारण उसका स्ट्रेस कम हो सके है ना। उसके बाद में प्रिवेंशन और प्रिवेंशन मेजर्स क्या हो सकते हैं। प्रिवेंशन क्या है, पेशेंट सफरिंग फ्रॉम कोलेरा शुड बी कीप इन रूम दैट बी स्प्रेड टू डिजीज अदर पेशेंट डू नॉट बी। पेशेंट अगर पोलियो से सफरिंग है, सॉरी पोलियो डिजीज से, अगर यहाँ पे कोलेरा नहीं आएगा, पोलियो डिजीज से अगर वो पीड़ित है, पोलियो डिजीज से कोई पीड़ित है पेशेंट अगर, तो उसे क्या एक सेपरेट रूम में रखना चाहिए कि वो दूसरे को ना फैला सके, ठीक है, दूसरे को ना फैला सके। द बॉडीली सिक्रीशन स्पुटम और फिकल्स, जो स्पुटम और फिकल्स जो बॉडी से सिक्रीट हो रहे हैं, यानी कुछ भी अगर उसने खांसा थूकने के बाद में, खांसने के बाद में जो बलगम वगैरह निकला है, स्टूल वगैरह बॉडी पास किया है, तो उसका क्या है प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए उसका, तो वो इन्फेक्ट नहीं करेगा। उसके बाद में कंप्लीट रेस्ट शुड बी प्रोवाइड टू द पेशेंट ड्यूरिंग पीरियड ऑफ द इन्फेक्शन, और इन्फेक्शन जब पेशेंट को हो जाए तो उसको कंप्लीट रेस्ट पे रखना चाहिए, कंप्लीट रेस्ट प्रोवाइड करना चाहिए। उसके बाद में टू रिड्यूस मसल पेन द पोजीशन ऑफ द पेशेंट शुड बी चेंज एट रेगुलर इंटरवल, और मसल्स पेन को कम करने के लिए पेशेंट को रेगुलर क्या करना चाहिए, पोजीशन चेंज करनी चाहिए, पोजीशन चेंज करते रहना चाहिए, एक ही पोजीशन में पेशेंट को नहीं लेटाना चाहिए, नहीं तो क्या बेड सोर्स वगैरह होने के भी चांसेस रहते हैं। उसके बाद में हीट एप्लीकेशन शुड बी डन टू रिड्यूस मस्कुलर पेन, ये पहले भी बता सकता हूँ, हीट हॉट एप्लीकेशन करते हैं तो मसल्स स्टिफनेस को कम करने के लिए, पेन को कम करने के लिए। एसेप्टिक टेक्निक शुड बी स्ट्रिक्टली फॉलो ड्यूरिंग द पेशेंट केयर, और पेशेंट की केयर करते समय हमेशा एसेप्टिक टेक्निक का यूज करना चाहिए, मतलब मास्क वगैरह लगाना चाहिए, ग्लव्स लगाना चाहिए, क्योंकि वो एक दूसरे में फैल सकती है, ऐसी डिजीज होती है, इसलिए एसेप्टिक टेक्निक का यूज करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच। पोलियो एक क्या है, वायरल डिजीज है जो आरएनए वायरस के द्वारा हो सकती है, जो इंट्रोवायरस ग्रुप की होती है। इसके अंदर क्या रहता है, ये सोर्स ऑफ इन्फेक्शन इसका रहता है, इन्फेक्टेड लैरिंग्स के सिक्रीशन हो सकते हैं, थ्रोट के सिक्रीशन हो सकते हैं, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन ये हो सकते हैं, और उसके बाद में स्टूल हो सकती है पेशेंट को। मोड ऑफ ट्रांसमिशन के अंदर आता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन के अंदर दो चीज़ आती है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन और फीको ओरल रूट। उसके बाद में इसके अंदर 4 स्टेज होती है सिम्टोमेटिक, एक होती है एसिम्टोमेटिक जिसके अंदर कोई सिम्टम्स नज़र नहीं आते हैं, एक होती है एब्रोटिव स्टेज जिसके अंदर कुछ सिम्टम नज़र आते हैं, और एक होती है नॉन पैरालिटिक स्टेज जिसके अंदर कुछ सिम्टम तो सारे सिम्टम नज़र आते हैं लेकिन पैरालिसिस वगैरह नहीं होता है, और एक होता है पैरालिटिक केस जिसके अंदर पैरालिसिस के सारे सिम्टम्स नज़र आते हैं, पैरालाइसिस के सारे सिम्टम नज़र आते हैं और डिजीज़ के सिम्टम भी साथ में नज़र आते हैं। इसके अंदर कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, इसको बचाने के प्रिवेंशन के लिए
ओरल पोलियो वैक्सीन दी जाती है जो कि 0, 6, 10, 14 में दी जाती है ना। और इसका ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है, इसका कोई खास ट्रीटमेंट नहीं है। सिम्टम के अकॉर्डिंग एंटीपायरेटिक, एंटी एनाल्जेसिक ड्रग्स दी जाती है, एनाल्जेसिक ड्रग्स दी जाती है और हॉट एप्लीकेशन दे सकते हैं स्टिफनेस को कम करने के लिए। थैंक यू सो मच। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें।